हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर पी कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वे में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे संकुलन क्षमता क्या होता है, पैकिंग इफिशियंसी क्या होता है। क्लियर है? इस टॉपिक को जानने से पहले हर क्लास की तरह इस बार भी मैं बोल रहा हूं कि आज ही के टॉपिक से जो आज मैं इस वीडियो में पढ़ाऊंगा उसको लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज ही के पढ़ाए गए टॉपिक में से लास्ट में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके सही जवाब देने वाले स्टूडेंट का अगले आने वाले वीडियो में उनके पिक्चर के साथ इसी यूट्यूब चैनल पर दिखाया जाएगा। तो तैयार हो जाइए इसके लिए। इसीलिए मैं कहूंगा अभी आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठे ताकि वीडियो को अच्छे तरीके से समझ सके। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता क्या है? आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। संकुलन क्षमता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी। संकुलन क्षमता, पैकिंग इफिशियंसी। तो जानेंगे आज संकुलन क्षमता से क्या समझते हैं। तो समझते हैं, किसी क्रिस्टलीय जालक में उसके कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत भाग, किसी क्रिस्टलीय जालक में उसके कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत भाग जो अवयवी कणों द्वारा संपूरित होते हैं या भरे होते हैं उसे हम लोग संकुलन क्षमता कहते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी क्रिस्टलीय जालक में उसके कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत भाग जो अवयवी कणों द्वारा भरे होते हैं, संपूरित होते हैं, संकुलन क्षमता कहलाता है। मैं लिख देता हूं, आप लोग भी नोट करिए। क्रिस्टलीय जालक में उसके कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत भाग जो अवयवी कणों द्वारा संपूरित होते हैं। अवयवी कणों द्वारा संपूरित का मतलब होता है भरे। संपूरित होते हैं संकुलन क्षमता कहलाता है। संकुलन क्षमता कहलाता है। क्लियर टॉपिक? फिर से समझिएगा, संकुलन क्षमता कहलाता है। संकुलन क्षमता से क्या समझते हैं? क्रिस्टलीय जालक में उसके कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत भाग जो अवयवी कणों द्वारा संपूरित होते हैं, संकुलन क्षमता कहलाता है। संकुलन क्षमता किसी जालक की नियत कोष्ठिका में कैसे निकाला जाता है वो फॉर्मूला जानते हैं। ध्यान रखिएगा, ये प्रति एकक कोष्ठिका निकाला जाता है। किसी जालक के प्रति एकक कोष्ठिका में संकुलन क्षमता, किसी क्रिस्टलीय जालक के प्रति एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता बराबर होता है
कि उस एक कोशिका में, उस एकक कोशिका में कुल कितने परमाणु उपस्थित हैं, उन परमाणुओं या गोलों का आयतन एकक कोशिका एकक कोशिका के कुल परमाणु का आयतन, कुल परमाणु का आयतन, परमाणु का आयतन। और बटा में हम लोग को लिखना है कुल परमाणु का आयतन, बटा में उस एकक कोशिका का कुल आयतन, एकक कोशिका का कुल आयतन, कुल आयतन। अब गुणे क्या कर देना है, 100। क्लियर है सबको? फिर समझिएगा, अगर किसी क्रिस्टलीय जालक की प्रति एकक कोशिका के संकुलन क्षमता निकालेंगे तो एकक कोशिका के कुल परमाणु का आयतन बटा में या गोले का आयतन बटा में एकक कोशिका के कुल आयतन के बराबर गुणे 100 के बराबर होते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एकक कोशिका में मान लीजिए कुल परमाणु निकालना है का आयतन, तो पहले क्या करेंगे, पहले गिन लेंगे कितने परमाणु है। तो क्या लिखेंगे, पहले परमाणुओं की संख्या। क्या लिखना है, परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, साथ में क्या गुणा कर लेंगे, एक परमाणु का आयतन। क्या लिखेंगे, एक परमाणु का आयतन, एक परमाणु का आयतन। और साथ में क्या कर लेना है, एकक कोशिका का कुल आयतन, एकक कोशिका का कुल आयतन, एकक कोशिका या एकक कोशिका का कुल आयतन, कुल आयतन। अब गुणे लास्ट में क्या करना है, 100। क्लियर है? नोट करिए फास्टली। तो इस तरह लिख सकते हैं हम लोग संकुलन, कहीं कहीं लिखा रहता है प्रतिशत भी, संकुलन क्षमता इस तरीके से लिखा जा सकता है, संकुलन क्षमता बराबर, तो परमाणु की संख्या को z से सूचित कर दिया जाए और गोले का आयतन कितना, 4/3 पाई r क्यूब। अब बटा में एकक कोशिका का आयतन कितना, a क्यूब, अब गुणे कितना, 100। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। संकुलन क्षमता जब कभी भी निकालना रहेगा नियत एकक कोशिका में, तो इस तरीके से आप फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो ये हुआ संकुलन क्षमता z गुणे 4/3 पाई r क्यूब बटा में a क्यूब इंटू 100। कई दफा ऐसा लिखा जाता है कि आपको a भुजा ना देकर के आयतन लिखा रहेगा, कुल आयतन। तो आयतन को आप संकुलन क्षमता में इस तरीके में लिख सकते हैं, संकुलन क्षमता बराबर z गुणे 4/3 पाई r क्यूब बटा में आयतन को भी लिख सकते हैं, अब गुणे क्या लिख सकते हैं, 100। क्लियर है? ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब ये देखिए कि नीट के अंदर क्वेश्चन एक पूछा गया कि संकुलन प्रभाज क्या होता है, तो आप इसे लिख सकते हैं संकुलन प्रभाज। संकुलन प्रभाज और संकुलन क्षमता में थोड़ा सा अंतर है कि संकुलन प्रभाज जब निकालते हैं तो प्रतिशत नहीं लिखते हैं, संकुलन प्रभाज। अगर संकुलन प्रभाज निकालना है तो संकुलन प्रभाज बराबर z गुणे 4/3 पाई r क्यूब अब बटा में a क्यूब। इसमें 100 से मल्टीप्लाई नहीं होता है। तीनों को ध्यान से देखिए क्या क्या लिखे। अगर संकुलन क्षमता पूछा जाए, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। जहां पे कौन क्या है, यहां पर तो जहां जो z है ये परमाणुओं की संख्या है, क्या है, एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या, प्रति एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या, प्रति एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या क्लियर है? और R क्या है, परमाणु की त्रिज्या, परमाणु
या गोला बोले, गोला की त्रिज्या, जिसको अर्धव्यास भी हम लोग बोलते हैं। ए क्या है, कोर की लंबाई, एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई, एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई, या किनारे बोल सकते हैं, कोर, भुजा, किनारा, कोर, या आप बोल सकते हैं किनारे, या इसको बोल सकते हैं भुजा की लंबाई। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता कैसे निकाला जाए। क्लियर है? तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा संकुलन क्षमता क्या होता है और कैसे ज्ञात क्या आता है, तो 1 बाय 1 हम लोग जानेंगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता। तो पहला हो गया हम लोग का, स्टार्ट करना है पहला सरल घनीय जालक, सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता, सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता। पैकिंग efficiency, EFFICIENCY, packing efficiency in simple cubic lattice, जब भी संकुलन क्षमता निकाला जाता है किसी जालक में तो प्रति एकक कोष्ठिका निकाला जाता है। तो हम लोग अगर सरल घनीय जालक में प्रति एकक कोष्ठिका निकालेंगे तो आप सभी लोग जानते हैं कि सरल घनीय जालक अगर एकक कोष्ठिका है तो एक एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या कितना, 1। सरल घनीय जालक के प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणु कितने होते हैं, में परमाणुओं की संख्या कितना होता है, सरल घनीय कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या प्रति एकक कोष्ठिका 1। कितना होता है, 1। क्लियर है सबको? और हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं त्रिज्या जो निकाले हैं, सरल घनीय अगर एकक कोष्ठिका है तो उसमें परमाणु की त्रिज्या जो होता है R इक्वल टू A/2। सिंपल क्यूबिक में हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं, सिंपल क्यूबिक में ये पढ़ चुके हैं कि जो त्रिज्या होता है, किसका त्रिज्या, सिंपल क्यूबिक में परमाणु की जो त्रिज्या होती है, सिंपल क्यूबिक में परमाणु की जो त्रिज्या R होता है वो कितना होता है, R इक्वल टू A/2। ये पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लियर है? तो अब हम लोग जानते हैं संकुलन क्षमता कैसे निकाला जाए। फिगर को ध्यान से देखिए, R इक्वल टू कितना है, R इक्वल टू A/2। देखिए R और R, ध्यान से देखिए, R और R, तो 2R मिलकर कितना हुआ, साइड A हुआ, भुजा। तो हम लोग मान लेते हैं कि इस जो एकक कोष्ठिका है ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। क्लियर है? तो मान लेते हैं कि इस एकक कोष्ठिका में, माना कि इस एकक कोष्ठिका में जो परमाणु की त्रिज्या है वो R है और कोर की लंबाई कितना, A है। क्लियर है? माना कि सिंपल क्यूबिक में कोर की लंबाई माना कि सिंपल क्यूबिक में कोर की लंबाई एवं परमाणु की त्रिज्या या अर्धव्यास भी बोल सकते हैं, R है। क्लियर है? तो अब हम लोग को जानना है, ये तो हम लोग पीछे पढ़ चुके थे, वी नो, आप लिख सकते हैं वी नो।
क्लियर? फिर से देखिए, सरल घनीय जालक में प्रत्येक कोष्ठिका परमाणुओं की संख्या कितना होता है? 1 होता है। और हम जानते हैं वी नो सिंपल क्यूबिक में परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? r = a/2। तो मान लिए, माना कि सिंपल क्यूबिक में कोर की जो लंबाई कितना है? a है और परमाणु की त्रिज्या r है। तो संकुलन क्षमता निकालना है। संकुलन क्षमता, तो सरल घनीय सिंपल क्यूबिक में संकुलन क्षमता। अब बार बार सरल घनीय का कोष्ठिका लिखे, सरल घनीय कोष्ठिका दिक्कत लेगा, इसलिए मैंने लिख दिया सिंपल क्यूबिक में संकुलन क्षमता बराबर। तो अब बताइए, सिंपल क्यूबिक में अगर हमें संकुलन क्षमता निकालना है तो हम लोग क्या पढ़े हैं? पहले परमाणुओं की संख्या z इंटू कितना? 4/3 πr³ अब बटा में क्या? a³ इंटू कितना? 100। कोई डाउट इसमें? तो नोट कर लीजिए इसको। अब जानते हैं z क्या है? परमाणु की संख्या। तो परमाणु की संख्या कितना? अब रख लीजिए z = कितना है? क्योंकि ये z का जो वैल्यू है वो कितना है? परमाणु की संख्या 1 है, तो z का वैल्यू 1 रख लीजिए परमाणु की संख्या, रखिए उसमें फॉर्मूला में। z क्या है? परमाणु की संख्या। तो z का वैल्यू रखा जाए। z क्या है? परमाणु की संख्या। z का वैल्यू कितना हुआ? सरल घनीय का कोष्ठिका में 1, क्या हो गया? 4/3 पाई r का वैल्यू। r = क्या लिखें? a/2। तो r की जगह लिख लीजिए a/2 का क्या हो जाएगा? होल क्यू। अब बटा में क्या? a³ इंटू कितना? 100। सॉल्व करिए इसको, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई a का क्यू कितना? a³ a का क्यू कितना? a³ और 2 का क्यू कितना? 8। क्लियर है सबको? a का क्यू कितना? a का क्यू a³ और 2 का क्यू 8। अब बटा में क्या हो गया? a³ इंटू 100। a³ से a³ कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया आपको? इसको मिटा देते हैं। तो अब क्या आ गया? 4 से काटिए, यहाँ पे 2 टाइम्स में आ गया, तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, 3 दूना के 6, तो पाई बटा में कितना हो गया? 6 हो गया, पाई बटा में 6 और इंटू कितना हो गया? 100। क्लियर? तो अब मल्टीप्लाई, यहाँ कितना? पाई का वैल्यू 22/7 और इंटू कितना है? पहले से 6 और गुणे कितना? 100। तो पहले ऐसा करते हैं कि 7 छक 42 को 22 से भाग दे देते हैं, 22 को 42 से भाग दे देते हैं। तो 22 को 42 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा? भाग दीजिए, 0 पॉइंट आ गया 5 और कितना आएगा? 2 और कितना आ गया? 3 और 8 इंटू कितना है? 100। अब 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 52.38। इसको हम लोग लिख सकते हैं 52.4%। तो ये हुआ हमारा संकुलन क्षमता। तो ये क्या निकले? सिंपल क्यूबिक में संकुलन क्षमता, सिंपल क्यूबिक में संकुलन क्षमता। थोड़ा और दूर से लिख लेते हैं, सिंपल क्यूबिक में संकुलन क्षमता। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, वैल्यू सिंपल क्यूबिक में संकुलन क्षमता। तो ये हमारा वैल्यू आ गया कि सिंपल क्यूबिक में संकुलन क्षमता 52.4। इसे ही हम लोग कहते हैं सरल घनीय का कोष्ठिका में संकुलन क्षमता 52.4%। आप देखें यहाँ पे, तो अगर कोई आपसे पूछता कि नहीं हमें संकुलन प्रभाज बताइए, अगर आपसे कोई पूछे, नोट करिए इसको, अगर आपसे कोई पूछे कि नहीं हमें संकुलन प्रभाज बताइए, सरल घनीय के कोष्ठिका में संकुलन प्रभाज, जब भी कोई संकुलन प्रभाज पूछे तो वैसे स्थिति में क्या करना है? आपको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। आप जब भी प्रभाज निकालना चाहते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्षमता या प्रतिशत संकुलन क्षमता, कोई इसे प्रतिशत संकुलन क्षमता भी कहता है, तो उसमें 100 से मल्टीप्लाई होता है। तो कितना हो गया? 52.4। तो अगर आपसे यहाँ पे रिक्त प्रतिशत कोई पूछता, अंतरकाशीय स्थल पूछता रिक्त प्रतिशत, तो कितना हो जाता? रिक्त प्रतिशत पूछता तो कितना हो जाता? बताइए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सरल घनीय एकक कोष्ठिका या घनीय जालक भी बोल सकते हैं, सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता कितना आ गया? संकुलन क्षमता बराबर कितना आ गया? संकुलन क्षमता बराबर 52.4%।
क्लियर है सबको? अगर यही कोई रिक्त पूछता, क्या पूछता? रिक्त प्रतिशत बताइए सरल घनीय जालक में रिक्तिका का प्रतिशत बताइए, रिक्त प्रतिशत, तो क्या हो जाएगा? या संकुलन क्षमता की जगह संकुलन प्रभाज कहता। सिंपल क्यूबिक में संकुलन प्रभाज, क्या बोला जाता? संकुलन प्रभाज, संकुलन प्रभाज, संकुलन प्रभाज। तो प्रभाज जब भी लिखा जाएगा तो ये नीट में ऑलरेडी आ चुका है क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन ऑलरेडी नीट में आया हुआ है। सिंपल क्यूबिक में संकुलन प्रभाज क्या होता है? तो बस आपने क्या करना है, π/6 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्लियर है? नोट कर लीजिए। और एक चीज और लिख लेते हैं कि सिंपल क्यूबिक में रिक्त स्थल कितना हो जाएगा? रिक्तिका, रिक्त प्रतिशत, रिक्त प्रतिशत कितना हो जाएगा? रिक्त का प्रतिशत अगर 52.4 भरा हुआ है तो खाली कितना है? 47.6, मतलब 47.6% रिक्त स्थान है। क्लियर हुआ? तो ये हुआ हमारे सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता। क्लियर हुआ? तो अब हम लोग जानेंगे अगला, मिटा दिया जाए इसको। अगर आपसे कहा जाए कि आपको संकुलन क्षमता निकालना है HCP का या CCP का, या आपको संकुलन क्षमता पता करना है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कर रहा हूं, HCP का, CCP का, या आपसे कहा जाए FCC का, तो संकुलन क्षमता तीनों का ही बराबर 74% होता है। कितना होता है? 74%। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, HCP या CCP या FCC तीनों की संकुलन क्षमताएं बराबर 74% होती हैं। तो हम लोग अब जानते हैं सेकेंड का, फलक केंद्रित, फलक केंद्रित घनीय जालक, या इसी को आप लिखें CCP। ठीक है? फलक केंद्रित घनीय जालक या CCP लिख सकते हैं, CCP या CCP की संकुलन क्षमता, की संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता। फिर से समझिए, फलक केंद्रित घनीय जालक कहें या CCP की संकुलन क्षमता, आप लिख सकते हैं पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग इफिशियंसी ऑफ, पैकिंग इफिशियंसी ऑफ किसका? पैकिंग इफिशियंसी ऑफ FCC, फलक केंद्रित घनीय को क्या लिखते हैं हम लोग? FCC, या उसी को लिखते हैं CCP, लैटिस। क्लियर है? पैकिंग इफिशियंसी ऑफ FCC एंड CCP। आप चाहें FCC का संकुलन क्षमता निकालें या CCP का, दोनों की संकुलन क्षमताएं बराबर होती हैं। क्लियर है? आप चाहें संकुलन क्षमता FCC का निकालें या CCP का, आपको क्या होता है? दोनों का बराबर होता है। या मैं ये भी कह सकता हूं CCP का भी और HCP का भी संकुलन क्षमता बराबर होती हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं। माना कि FCC, मान लेते हैं FCC का, माना कि FCC जालक के प्रति एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई, की एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई A, या बोल सकते हैं भुजा की लंबाई, कोर बोले या भुजा बोले कोई दिक्कत। तो कोर की लंबाई कितना हो गया? A, तथा परमाणु की त्रिज्या R है, परमाणु की त्रिज्या R है। क्लियर है? तो एक चीज और जानना है, ये तो मान लिए कि परमाणु की त्रिज्या R है और है, तथा हम जानते हैं, पीछे आप लोग बता चुके हैं, जानते हैं
एफसीसी में त्रिज्या बराबर, तो हम जानते हैं एफसीसी में त्रिज्या r बराबर a/2√2। ये आप लोग को पहले पढ़ा चुके हैं। फिर कोर की लंबाई a मान लिए, परमाणु की त्रिज्या कितना मान लिए, r मान लिए, तथा ये हम जानते हैं एफसीसी में जो त्रिज्या होता है r a/2√2 होता है। ये ऑलरेडी आप लोग को प्रूफ करा चुके हैं पिछले वीडियो में। क्लियर है? जो लोग नहीं देखे हैं पिछला वीडियो, एक बार फिर से देख लेंगे। अब इसका वैल्यू संकुलन क्षमता निकालना है, तो एफसीसी की संकुलन क्षमता, एफसीसी की संकुलन क्षमता या एफसीसी में संकुलन क्षमता, एफसीसी में संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता, एफसीसी में अगर संकुलन क्षमता निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला तो वही है, z इंटू 4/3 पाई आर क्यू बटा में ए क्यू, आई इंटू कितना 100। क्लियर है? क्लियर आप सब लोग को? अब z का मान रखिए, हम जानते ये पहले से ही z का वैल्यू क्या होता है इन एफसीसी हम लोग पढ़ चुके हैं। इन एफसीसी z बराबर कितना पढ़े हैं, परमाणु की संख्या 4। एफसीसी में परमाणु की संख्या कितना पढ़ा चुके हैं, 4, ये बता चुके हैं। फलक केंद्रित घनीय कोशिका में z कितना होता है 4, z कितना होता है 4, और r कितना लिखे हैं, r इक्वल टू a/2√2। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। क्लियर है? नोट करिए। जाए संकुलन क्षमता बराबर क्या आ जाएगा, अब संकुलन क्षमता बराबर, तो z का जगह कितना आ गया 4, यहाँ क्या है 4/3 पाई आर क्यू। अब r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू r का वैल्यू क्या था a/2√2, क्या करना है a क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। अब बाई क्या हो जाएगा, बाई क्या लिखे थे हम लोग, z इंटू 4/3 पाई आर क्यू बटा में क्या लिखे थे ए क्यू, आई इंटू कितना 100। सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, तो कितना हो जाएगा 4 चौके 16 बटा में 3, ये क्या हो गया पाई। ए का क्यू कितना हो जाएगा ए क्यू, 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8, और √2 का क्यू तो √2 तो कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। तो 8 दूना के 16 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ऊपर बच गया, ऊपर ध्यान से देखिए पाई, और क्या बचा ए क्यू नीचे था ना, तो ए क्यू से तो ए क्यू कैंसिल हो गया, तो ए क्यू से ए क्यू कैंसिल, तो ऊपर क्या इंटू कितना 100। यहाँ देखिए फिर से, अब ऊपर क्या बच गया पाई, और नीचे क्या बच गया, नीचे 3√2 इंटू कितना 100। क्लियर? इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, इसका वैल्यू हो गया कितना, वैल्यू आ गया, इसको सॉल्व करिए 0.74। क्लियर? इंटू कितना 100, सॉल्व करिए इसको, तो हो जाएगा कितना 74%। तो इसका मतलब कि फलक केंद्रित घनीय जालक, इसका मतलब फलक केंद्रित घनीय जालक में संकुलन क्षमता बराबर कितना हुआ 74%। क्लियर? तो आप लोग इसे लिख सकते हैं। क्लियर है? फलक केंद्रित घनीय जालक में संकुलन क्षमता कितना 74%। तो रिक्तिका कितना, रिक्त बताइए, एफसीसी में रिक्त प्रतिशत कितना हुआ, रिक्त प्रतिशत अगर निकालना हो जाए तो कितना आ जाएगा। अब 100 में से 74 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा बताइए आप लोग। 100 में से 74 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 26%। क्लियर है? तो इस तरीके से संकुलन क्षमता हम लोग एफसीसी में निकालते हैं। नोट में लिख सकते हैं आप लोग एचसीपी, सीसीपी एवं एफसीसी की संकुलन क्षमता
संकुलन क्षमता कितना होता है 74%। क्लियर है सबको? ये नोट में आप लोग को लिख लेना है, नोट डाउन कर लीजिए। तब हम लोग तीसरा जानते हैं अंतःकेंद्रित घनीय संरचनाओं में संकुलन क्षमता। तो तीसरा है ये अंतःकेंद्रित घनीय संरचनाओं में संकुलन क्षमता। पैकिंग इफिशियंसी EFFICINC भाई, पैकिंग इफिशियंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। केंद्रित घनीय संरचना में संकुलन क्षमता। तो फिगर इसमें भी ध्यान से देखते हैं। मेन है सभी डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए और पता होना चाहिए कि किसकी कितनी त्रिज्या और परमाणु संख्या होते हैं, जो कि ऑलरेडी आप लोग को त्रिज्या और परमाणु संख्या पढ़ाया जा चुका है। तो इसमें आप सब लोग को बताया जा चुका है कि BCC में परमाणुओं की संख्या, पहले मान लेते हैं, माना कि जो सामने फिगर दिख रहा है, माना कि अंतःकेंद्रित घनीय संरचना में एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई या किनारे की लंबाई, कितना है a, तथा जो त्रिज्या है तथा परमाणु की त्रिज्या a है। कितना मान लेते हैं त्रिज्या की? r ना, परमाणु की त्रिज्या r है तथा परमाणु की त्रिज्या r है। परमाणु की त्रिज्या कितना है? r है। ये तो पहले से ही जानते हैं हम लोग की है, और ये भी हम लोग पहले से जानते हैं वी नो, ये आप लोग को पहले पढ़ा चुके हैं। वी नो कि अगर BCC है, अंतःकेंद्रित है, वी नो इन BCC, क्या बता चुके हैं आप लोग को? अंतःकेंद्रित घनीय जालक में इन BCC रेडियस इज इक्वल टू, क्या बता चुके हैं? हिंदी में लिख देते हैं। वी नो BCC में त्रिज्या, BCC में परमाणु की त्रिज्या, परमाणु कौन है? Z। वी नो BCC में परमाणु की संख्या, ये आप लोग को ऑलरेडी बताया जा चुका है। परमाणु की संख्या क्या बोलते हैं? Z। कितना होता है BCC में परमाणु की संख्या? तो BCC में परमाणु की जो संख्या होता है, एक परमाणु कोने पर आते हैं और एक परमाणु जो रहता है अंतःकेंद्र में, तो कितना होता है? 2। और BCC में परमाणु की जो त्रिज्या होती है, क्या? परमाणु की त्रिज्या, वो कितना होता है? परमाणु की त्रिज्या R बराबर √3a/4। ये पहले से बताया जा चुका है। अब इसी को फॉर्मूला में पुट कीजिए, तो हम लोग को क्या निकालना है? BCC में संकुलन क्षमता। तो BCC में संकुलन क्षमता, BCC में हम लोग को क्या निकालना है? BCC में संकुलन क्षमता। तो BCC में संकुलन क्षमता हम लोग को निकालना है। तो संकुलन क्षमता बराबर सूत्र वही है, सूत्र में कोई बदलाव नहीं, जो बदलाव है परमाणु की संख्या और त्रिज्या में। तो रखिए सूत्र Z × 4/3 पाई r³ अब बटा में a³ इंटू कितना? 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है सबको? अब वैल्यू सारा रख दीजिए। हम लोग का वैल्यू आ गया BCC में संकुलन क्षमता बराबर, फॉर्मूला लिख दिए। अब Z का वैल्यू रख लीजिए। Z का वैल्यू कितना आ रहा था? 4/3 पाई, R का वैल्यू कितना था? √3
a/4 का होल क्यूब। अब बटा में क्या लिखे थे a क्यूब और इंटू कितना 100, ये लिखे थे पीछे। क्लियर है सबको? अब देखिए फिर से 2 4 जा कितना हो जाएगा, 4 दूना के 8, 8 बटा में 3 पाई, और ये क्या √3 √3 √3, √3 को क्यों करिए तो √3 कितना 3 आ गया, और फिर √3 तो आ गया क्या 3 √3 आ गया। फिर साथ में a का क्या है क्यूब है, a क्यूब हो गया। आप फिर नीचे क्या आ गया 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आ गया 64 आ गया, और बटा में कितना आ जाएगा यहाँ पे a क्यूब। देखिए a क्यूब से a क्यूब कट गया, समझ में आ रहा है सबको? 8 से 64, 8 अठाई 64 पड़े होंगे, 8 8 64, तो 8 बार में कट गया, 3 से 3 कट गया, इंटू कितना है यहाँ पे 100 है, तो क्या बच गया ध्यान से देखिए, ऊपर में पाई बचा, और क्या बचा ऊपर में √3 बच गया, और कोई बचा है ऊपर में, देखिए पाई √3, नीचे क्या बच गया 8 बच गया, इंटू कितना 100 हो गया। पाई का वैल्यू 22 बटा में 7 हो गया। √3 का वैल्यू कितना होता है, √3 का वैल्यू बताइए 1.732 होता है। अब आई कितना है 8 है, इंटू कितना है 100 है। सॉल्व करिए कितना आ गया 0.68 इंटू कितना 100। क्लियर? इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ गया 68%। क्लियर? तो नोट डाउन कीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि अंत केंद्रित घनीय जालक जो हम लोग बीसीसी लिखते हैं, बीसीसी में संकुलन क्षमता कितना लिखे हैं संकुलन क्षमता, ध्यान से देखिए, संकुलन क्षमता बराबर 68% हो गया। तो इसको आप लोग ऐसे तरीके से लिख सकते हैं, जैसे आपसे रिक्त पूछा जाए तो बीसीसी में रिक्त कितना हो जाएगा, बीसीसी में रिक्त प्रतिशत अगर आपसे कोई पूछे कितना होगा तो कैसे निकालेंगे, रिक्त प्रतिशत बराबर कितना आ जाएगा, तो अगर ये 68 है तो कितना बच गया, अगर ये 68 है तो कितना बच गया 32%। कितना हो गया 32%। क्लियर हुआ? तो आज का शुरू करते हैं वो पांचों क्वेश्चन जिससे आपको मिलेगा अगले वीडियो में पब्लिसिटी। तो आज का पहला क्वेश्चन है एचसीपी में संकुलन क्षमता क्या होती है। फिर से सुनिए, एचसीपी में संकुलन क्षमता क्या होती है। दूसरा क्वेश्चन है सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता कितनी होती है। सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता कितनी होती है, सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता कितनी होती है। तीसरा क्वेश्चन कि फलक केंद्रित, ध्यान सुन लीजिए, फलक केंद्रित घनीय जालक में रिक्त प्रतिशत कितना होता है, फलक केंद्रित घनीय जालक में रिक्त प्रतिशत कितना होता है। चौथा क्वेश्चन अंतः केंद्रित घनीय जालक की संकुलन क्षमता कितनी होती है, अंतः केंद्रित घनीय जालक की संकुलन क्षमता कितनी होती है। और पांचवा क्वेश्चन फलक केंद्रित घनीय जालक की संकुलन क्षमता कितनी होती है। फिर से फलक केंद्रित घनीय जालक की संकुलन क्षमता कितनी होती है। क्लियर?